नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। तो अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों पर जिसकी चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। आज सबसे पहले बात करेंगे जेपी नड्डा के गुजरात दौरे की, साथ ही चर्चा होगी केरल में आरएसएस स्वयं सेवक श्रीनिवासन की हत्या के आरोपी पीएफआई नेता अबू बकर सिद्दीकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो इसके बाद क्या कुछ राजनीति इस पर हो रही है। होगी और भी अहम खबरें, चर्चा और सवाल जवाब भी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में आयोजित भाजपा के महापौर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, आजादी के अमृतकाल में भारत ने शहरी बुनियादी ढांचे में किया अभूतपूर्व निवेश। 75,000 करोड़ की परियोजनाएं की गई पूरी। मिशन गुजरात पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन में कार्यकर्ताओं से लेकर किसानों तक से मुलाकात के कई कार्यक्रम। गांधीनगर में नमो किसान पंचायत ई बाइक कार्यक्रम की शुरुआत की। कहा, पीएम मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाकर गरीब जनता को मजबूत करने का किया है काम। केरल में आरएसएस स्वयंसेवक श्रीनिवासन की हत्या के आरोपी पीएफआई नेता अबू बकर सिद्दीकी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारत जोड़ो यात्रा में संघ के खाकी वर्दी जलाने के पोस्टर केरल में रिलीज करने वाले राहुल गांधी, अब उन पर उठे सवाल। क्या इस हत्या की निंदा करेंगे राहुल गांधी? अब पंजाब में भी दिल्ली मॉडल की सियासत की राह पर सीएम भगवंत मान। असेंबली में लाएंगे विश्वास मत प्रस्ताव। 92 विधायकों वाली सरकार को क्यों चाहिए विश्वास मत? क्या असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की रणनीति पंजाब में भी लागू कर रही है? आप लोगों ने पूछे सवाल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका दौरे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए नवनियुक्त अध्यक्ष काबा कोरोसी से की मुलाकात। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ की द्विपक्षीय बैठकें। तो सबसे पहले बात करते हैं जेपी नड्डा के गुजरात दौरे की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज वहां पर एक आयोजन में दरअसल वर्चुअली हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में आयोजित 2 दिवसीय भाजपा के राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन को संबोधित किया। बेहद महत्वपूर्ण रहा यह महापौर सम्मेलन। देश भर में भाजपा शासित शहरी स्थानीय निकायों के 121 महापौर और उप महापौर 2 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, आजादी के अमृतकाल में आज भारत अपने शहरी बुनियादी ढांचे पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में शहरी विकास का रोड मैप बनाने में इस सम्मेलन की अहम भूमिका है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने शहरी गरीबों के साथ साथ मध्यम वर्ग के घर के सपने को पूरा करने का काम किया है। बेहद महत्वपूर्ण है ये। और भाजपा के राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी संबोधित किया, वो वहां पर मौजूद थे। जेपी नड्डा ने कहा कि सत्ता एक माध्यम है, लक्ष्य हमारा सेवा है और इस सत्ता के माध्यम से हम सेवा करते हैं। बीजेपी का ये एक सुशासन का तरीका है। नड्डा ने कहा कि सुशासन के जरिए किस प्रकार जनता की सेवा कर सकते हैं, इसके लिए वे काम करते हैं। जेपी नड्डा 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने के साथ ही कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी ने भी गुजरात चुनाव को देखते हुए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और जेपी नड्डा के दौरे को इसी लिहाज से देखा जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण है ये दौरा और इस दौरे में जेपी नड्डा चुनावी तैयारियों का भी जायजा लेंगे। तो चुनावी राज्य में इस वक्त 2 दिन के लिए जेपी नड्डा पहुंचे हैं। जेपी नड्डा ने आज गांधीनगर स्थित नभोई के पटेल फार्म में नमो किसान पंचायत ई बाइक कार्यक्रम की शुरुआत की। आज बीजेपी अध्यक्ष मोरबी में एक रोड शो में हिस्सा लेंगे और इसके साथ ही साथ नमो किसान पंचायत में जेपी नड्डा किसानों से भी उन्होंने मुलाकात की। गुजरात ही नहीं, राजस्थान में भी आक्रामक रुख अपना रही है बीजेपी। तो ये सीमित सिर्फ गुजरात तक नहीं बल्कि राजस्थान में भी आक्रामक रुख अपना रही है बीजेपी का राजस्थान में जोरदार प्रदर्शन। जयपुर में विधान भवन के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का
जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। और विधानसभा के अंदर बीजेपी के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया है, तो बाहर कार्यकर्ताओं ने और सदन के भीतर बीजेपी के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पशुधन के हो रहे लगातार नुकसान और कानून व्यवस्था पर असेंबली के अंदर और बाहर बीजेपी का हल्ला बोल आज रहा है। तो गुजरात से लेकर राजस्थान तक बीजेपी ने अपनी रणनीति को धार देने की कोशिश की है। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने आज जो महापौर का सम्मेलन था उसमें क्या कुछ कहा, इसकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में आयोजित 2 दिवसीय भाजपा के राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन को संबोधित किया और देश भर में भाजपा शासित शहरी स्थानीय निकायों को 121 महापौर और उप महापौर 2 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए आजादी के अमृत काल में आज भारत अपने शहरी बुनियादी ढांचे पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है, यह कहा प्रधानमंत्री ने। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने। और भी आजादी के अमृत काल में आज भारत अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। 2014 तक हमारे देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था। आज देश में मेट्रो नेटवर्क 775 किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुका है। 1000 किलोमीटर के नए मेट्रो रूट पर आज काम चल रहा है। हमारा प्रयास है कि हमारे शहर होलिस्टिक लाइफस्टाइल का भी केंद्र बने। आज 100 से अधिक शहरों में स्मार्ट सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। इन अभियान के तहत अभी तक देश भर में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। और भाजपा के राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सत्ता एक माध्यम है, लक्ष्य हमारा सेवा है। नड्डा ने कहा कि सुशासन के जरिए किस प्रकार जनता की सेवा की जा सकती है, इसके लिए वो काम कर सकते हैं। हम राजनीति में आए हैं तो सिर्फ गद्दी पर बैठने नहीं आए हैं, सत्ता पर बैठने नहीं आए हैं। सत्ता हमारे लिए माध्यम है, लक्ष्य हमारा सेवा है और उस सेवा के लिए हम सब कार्य में जुटे हैं। और इसलिए सुशासन के माध्यम से किस तरीके से सामान्य जन की हम सेवा कर सकते हैं और उनको लाभ पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हम काम करते हैं। और सुशासन के विभाग जो हमें बताता है उसके माध्यम से हम उसको कार्य रूप देने का प्रयास करते हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अहमदाबाद से भार्गव त्रिवेदी और इसके साथ ही साथ मुरारी गुप्ता जयपुर से जुड़े हुए हैं। भार्गव त्रिवेदी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। जिस तरह से देख रहे हैं कि लगातार चाहे गुजरात से लेकर जयपुर तक बीजेपी आक्रामक मुद्दा जो मुद्रा है वो अपनाए हुए है और लगातार एक के बाद एक मुद्दों को उठा रही है। गुजरात में 2 दिन का जेपी नड्डा का बीजेपी अध्यक्ष का दौरा है, किस तरह से इसको देखते हैं? किस तरह से जो एक कार्यकर्ताओं में दम भरने की बात होती है वो करने में सफल होते दिख रहे हैं आपको जेपी नड्डा, क्या कुछ कहेंगे आप? जी निखिल, खास महत्व की बात तो ये है कि आज सुबह में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब यहाँ गुजरात के दौरे पे आए। गांधीनगर स्थित जो नभोई गांव है, गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में नभोई गांव है, वहाँ पटेल फार्म में एक नमो किसान पंचायत का आयोजन किया। उनके साथ साथ जो ई व्हीकल है उनका भी लॉन्चिंग किया गया। ये ई व्हीकल है वो आने वाले कई दिनों के बाद, यहाँ गुजरात में विधानसभा की चुनाव आ रही है, इलेक्शन आ रहा है, उसके बारे में ये जो ई बाइक है वो 182 विधानसभा में जाएंगे और केंद्र सरकार की जो भी योजना है उनको लोगों को माहितगार करेंगे। और साथ में आज सुबह में नमो किसान पंचायत में नड्डा साहब ने बोला है कि जो किसानों को कोरोना काल में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की जो भी योजना है
उसका जो असर हुआ है वो अभी दिख रहा है। कोई भी किसान जो है हर 2 महीने के बाद उनके खाते में सम्मान निधि के द्वारा उनके पैसे आ जाते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं है। कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि किसानों को ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, लेकिन यहाँ जो आज सुबह से जो किसानों की जो तादाद में भीड़ उमटी पड़ी थी, उससे लगता था कि यहाँ किसानों की जो उनकी आशा है वो कहीं ना कहीं भाजपा की ओर बढ़ी हुई है। जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ में इस वक्त जयपुर से मुरारी गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। मुरारी, ये देखने में आ रहा है कि बीजेपी ने बड़ा आक्रामक रुख अपनाया है और बीजेपी के विधायक सदन के अंदर तो कार्यकर्ता बाहर जो है विधान भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या कुछ इसके मायने हैं, किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल, जिस तरह आज सुबह अभी दोपहर में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से लेकर विधानसभा तक भारतीय जनता पार्टी के लगभग हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने लंपी बीमारी के साथ साथ कई अन्य मुद्दों को लेकर जो अशोक गहलोत सरकार है उसको घेरने की कोशिश की है और बड़ी संख्या में इसमें कार्यकर्ता जुटे हैं। विधानसभा के भीतर भी आज बड़ी संख्या में जो भाजपा विधायक है उन्होंने लंपी बीमारी को लेकर सरकार को घेरा और सरकार की लापरवाही को लेकर लगातार अशोक गहलोत सरकार पर हमला किया। और चूंकि पिछले 15-20 दिनों से लगातार जिस तरह गोवंश की यहाँ मृत्यु हो रही है, लगभग 60,000 से ज़्यादा गोवंश की जो सरकारी आंकड़ा है वो कहता है कि 60,000 से ज़्यादा गोवंश की मृत्यु हो गई और 13 लाख से ज़्यादा लगभग संक्रमण है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो कांग्रेस सरकार है जिस पर हमला कर रही है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के सहयोग के बावजूद भी यहाँ जिस तरह टीकाकरण गायों का नहीं हो पाया उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। जी, तो राज्य सरकार की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार कानून व्यवस्था का मुद्दा हो चाहे लंपी वायरस का मुद्दा हो, लगातार इसको लेकर हमलावर हो रही है बीजेपी। जी बिल्कुल, राज्य सरकार का कहना है कि वो इसको लेकर लगातार प्रयास कर रही है और पिछले कई दिनों से जितना उनको सहयोग मिल पा रहा है वो लगातार वायरस टीकाकरण का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और वो हालांकि गायों की को लेकर जिस तरह की राजनीति करती है वो उसी राजनीति के तहत ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही है कि जिस तरह गोवंश की मृत्यु पूरे प्रदेश भर में अलग अलग 32 जिलों में ये संक्रमण फैल चुका है, तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी सरकार के प्रति लोगों में देखने को मिल रही है। देखिए, निश्चित तौर पर लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी देखने को मिलेगी। जिस तरह से आपने जो आंकड़े बताए गायों का कि 60,000 से ज़्यादा गायों का ये संक्रमण और मृत्यु की जो बात है वो एक बड़ा आंकड़ा है। भार्गव, आपके पास आएंगे और ये समझना चाहेंगे कि बीजेपी गुजरात में चुनावी वर्ष है, क्या कुछ एजेंडा लेकर चल रही है, कार्यकर्ताओं से कैसे संवाद स्थापित कर रही है और आम लोगों के साथ कैसे कनेक्ट स्थापित करने की कोशिश कर रही है? जी निखिल, यही महत्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो संगठन की सरकार है और सबका साथ सबका विकास और प्रधानमंत्री का जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास से लेके चलती है। आज सुबह में ही नड्डा जी ने बोला है उनकी स्पीच में कि हम जो सत्ता के लिए यहाँ पे नहीं आए हुए, सत्ता को माध्यम बना के हम सेवा करने के लिए, ये सुशासन करने के लिए, हम लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ हुए और इसीलिए संगठन भी यही मानता है। कार्यकरों की जो बात की जाए तो कार्यकरों भी आज सुबह में ही जो किसान पंचायत का फंक्शन था, ई बाइक के लिए कई कार्यकरों बोलेंगे कि हम लोग 182 विधानसभा में यही व्हीकल लेके जाएंगे। उसके पीछे जो एलईडी लगी हुई है, एलईडी में प्रधानमंत्री की जो सारी केंद्र सरकार की जो योजना है पूरे 182 विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और लोगों को बताएंगे। और छोटे वाले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बात की जाए तो वहां के भी जो कार्यकर है वो बूथ लेवल कमेटी के भी कार्यकर है, पेज समिति के जो कार्यकर है, ये कहीं ना कहीं भाजपा के जो केंद्र सरकार और सरकार की जो योजना है वो लोगों के बीच जाएंगे। और खास महत्व की बात तो ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो योजना है सबको लाभान्वित किया है, उससे सब खुश है। और साथ में यह महापौर सम्मेलन की बात की जाए तो नड्डा जी ने आज सुबह में यहाँ उद्घाटन किया। महापौर सम्मेलन का ये महत्व ये है कि पहली बार मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली बार वाराणसी में एक ये एसआई सम्मेलन सरकार के द्वारा किया गया था और आज यहाँ गुजरात का डेवलपमेंट लोगों के सामने रखने के लिए सभी
सभी राज्यों के सभी महापौर यहाँ पे इकट्ठे हुए, एक दूसरे राज्यों का शहरों का विकास का आदान प्रदान यहाँ पे होता दिखाई दे रहा है और लोग बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, यहाँ से क्या गुजरात बिल्कुल सक्सेसफुल मॉडल्स जो है उनके बारे में बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री के जो लास्ट वीक में जो उद्घाटन किया अटल ब्रिज का, उसकी भी मुलाकात यहाँ के करेंगे। जी बिल्कुल, सक्सेसफुल मॉडल्स का आपस में आदान प्रदान किया जा रहा है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनका आदान प्रदान किया जा रहा है और उसके साथ ही साथ बीजेपी आक्रामक रुख उसने अपनाया हुआ है गुजरात में भी और राजस्थान में है। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। भार्गव त्रिवेदी आपका भी शुक्रिया और मुरारी गुप्ता आपका भी शुक्रिया इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर बीजेपी एक तमाम जिसको कहते हैं कि आक्रामक रुख उसने अपनाया हुआ है, बेहतर रणनीति के साथ में जनता के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है गुजरात में और सरकार के जो तमाम एक तरह से जिसको कहना चाहिए जिस पर हमलावर हो सकती है बीजेपी, चाहे वो लंपी का मुद्दा हो, संक्रमण का मुद्दा हो या फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, उसको लेकर के भी आज विधान भवन में प्रदर्शन है उसका। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपसे चर्चा करेंगे केरल की राजनीति पर। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस वक्त में और अब बात करेंगे केरल की राजनीति की। पीएफआई नेता की गिरफ्तारी किस तरह से वहां पर एक बड़ी राजनीति का सबब बनी है, इस पर बात करेंगे। केरल में पीएफआई नेता की गिरफ्तारी हुई है, अबू बकर सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई है। आरएसएस नेता की हत्या के मामले में अबू बकर सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में केरल पुलिस ने पीएफआई के नेता अबू बकर सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पीएफआई का जिला सचिव है जिस पर श्रीनिवासन की हत्या की साजिश रचने, हत्यारों को प्रेरित करने और उन्हें मदद करने का आरोप है। उधर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी इन दिनों केरल में हैं और उसके बाद राजनीति गर्म है इसको लेकर के, इस पूरे मुद्दे को लेकर के। केरल यात्रा के पहले दिन कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस के खाकी पैंट में आग लगे हुए दर्शाता हुआ एक पोस्टर रिलीज किया था और ये पोस्टर प्रश्न चिन्ह खड़े कर गया। कांग्रेस नेता ने सफाई दी थी कि पुतला जलाना उनका संवैधानिक अधिकार है और वो उसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन क्या वे आज एक निर्दोष आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में हुई बड़ी गिरफ्तारी में अब अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करेंगे और क्या इस हत्या की भर्त्सना करेंगे? केरल में स्थानीय बीजेपी नेताओं का आरोप था कि एक समुदाय को खुश करने के लिए इस तरह के जलाने वाले पुतले जारी किए गए। इसके पीछे एक समुदाय को खुश करने की मंशा थी, लेकिन क्या एक वर्ग के मानवाधिकार के सवाल पर कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया दी है? क्या दूसरे लोगों के लिए मानवाधिकार के सवाल नहीं उठते? केरल के कन्नूर जिले में पिछले 10 वर्षों में 200 से ज्यादा संघ के कार्यकर्ता मारे गए हैं। राजनीतिक हिंसा का नाम देकर अक्सर इन हत्याओं पर पानी डाल दिया जाता है, उनकी चर्चा नहीं की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अपनी संस्कृति और अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे अल्पसंख्यक हो चुके हिंदू समुदाय के साथ ऐसा भेदभाव क्यों है? केरल में अल्पसंख्यक हो चुके हिंदू समुदाय पर इस तरह के हमले पर मानवाधिकार संगठनों के मुंह क्यों नहीं खुलते? ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों अल्पसंख्यकों की राजनीति जो करती है पार्टी, तो आखिर जो हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं केरल में उनके लिए उनके मुंह नहीं खुलते। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 3 खास मेहमान यहाँ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में विनीता हरिहरन बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। विनीता जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में विजय कौशिक जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है विजय कौशिक जी आपका। और साथ ही साथ आर राजगोपालन जी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम विनीता कौशिक जी आपके पास आते हैं। विनीता कौशिक जी, जिस तरह से पीएफआई नेता की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की गई है और इसके पहले लगातार हत्याएं होती रही हैं, लेकिन जो स्वर रहे हैं वो दूसरी पार्टियों के बड़े मंद रहे हैं इस पूरे प्रकरण में। कभी भी कोई खुलकर भर्त्सना करना या ये कहना कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय को ओवरऑल पूरे देश में तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो केरल में चलती रही है, क्या कहेंगे आप? जी नमस्ते, मेरा नाम विनीता हरिहरन है। ये जो ट्रेंड है केरला में, जो पीएफआई एक्टिविस्ट जो लिंक्ड है इस लगातार जो हत्या हुई है एक्टिविस्ट की केरला में, आरएसएस वर्कर्स की जो हत्या हुई है बहुत ही दर्दनाक है।
और हम जो टाइम्स में रह रहे हैं काफी डेंजरस टाइम्स है यहाँ केरला में। और जिसकी जो नेटवर्क है इसकी जो अगर हम उसके डिटेल इन्वेस्टिगेशन करें तो डिटेल एनालिसिस करें तो हमें पता लगता है कि इसकी नेटवर्क का इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड, पीएफआई एक्टिविस्ट में रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। इट इज लिंक्ड टू वेरियस जैसे पुलिस डिपार्टमेंट और फायर फोर्स डिपार्टमेंट, उन सब से नाता जुड़ रही है अभी। और जो एविडेंस मिली है वो एक छोड़पुरा करके एक डिस्ट्रिक्ट में वहां पर एक कंडक्टर की जो मोबाइल में दिए गए जो एविडेंस है उस मोबाइल से हमें सारे डेटा मिली है इस पीएफआई एक्टिविस्ट के जो नेटवर्क है उनकी। और वो पुलिस में भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है ग्रीन लाइट करके, तो ग्रीन लाइट करके जो व्हाट्सएप ग्रुप है ये ऐसे खबरें निकलती रहती है इन दिस व्हाट्सएप ग्रुप से। और ये जो लिंक है इनको बोलते हैं रिपोर्टर्स करके बोलते हैं। एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक रिपोर्टर है जो एरिया कमांडर को रिपोर्ट करती है पीएफआई में, और उन्होंने टारगेट किए हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, 14 डिस्ट्रिक्ट जो केरला में है, एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक आरएसएस वर्कर को या नेता को या लीडर को उन्होंने टारगेट किया है। बीजेपी में भी और काफी बाकी सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी उन्होंने टारगेट करके रखे हैं इस लिस्ट को। तो ये काफी एक नेटवर्क प्लान्ड, एक टेररिस्ट ग्रुप जैसे प्लान्ड नेटवर्क है ये। और इनकी जो इट इज हाई टाइम इसकी जो इन्वेस्टिगेशन करने, डीप एनालिसिस करके इसको ब्रेक करने की काफी हाई टाइम हो गई है। तो ये लगातार जो सीरीज ऑफ किलिंग हो रही है आरएसएस वर्कर्स और की, जो ये काफी खतरनाक ट्रेंड है केरला में। चलिए विनीता जी आपके पास दोबारा आएंगे, विजय कौशिक जी और हमारे साथ में आर राजगोपालन जी बने हुए हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है बीजेपी की, उसको देख लेते हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास ये चर्चा जारी करेंगे। दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के नित नए खुलासे हो रहे हैं और उससे आम आदमी पार्टी के चेहरा बेनकाब हो रहा है कि सत्ता पाने से पहले वो कुछ और थे, सत्ता पाने के बाद उनके चाल चरित्र चेहरा बदल गया है और एक ही मानसिकता है कि कैसे भी सत्ता में आओ और लूटपाट करो, कब्जे करो, गुंडागर्दी करो। इसका एक नया उदाहरण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के अंदर मिला है। जो जगह सरकार की है, डीडीए की है, उस पर लैंड जिहादियों के द्वारा जो आम आदमी पार्टी के वहां के विधायक सोमनाथ भारती, जो अरविंद केजरीवाल जी के बड़े करीबी हैं, उनके पुराने छात्र जीवन के सखा भी रहे हैं, उनकी सोमनाथ भारती के संरक्षण में लैंड जिहादियों के द्वारा पहले पुराने कब्रिस्तान की जगह जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह है, उस जगह को कब्जा किया गया। वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई। उस बिल्डिंग माफिया को चलाने वाले दो शख्स लियाकत अली और मकसुद्दीन, ये दो शख्स जो वहां के विधायक सोमनाथ भारती के नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लेफ्ट एंड राइट हैं, जो आम आदमी पार्टी के विधायक केजरीवाल के नज़दीकी, सोमनाथ भारती के नज़दीकी है। वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के द्वारा, दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो जगह है जो कब्रिस्तान के लिए थी, उस पर कब्जा कर लिया और फिर उसके बाद यही लोग लैंड जिहाद के नाम पर आम आदमी पार्टी की संरक्षण में डियर पार्क जो डीडीए का है, उस पर कब्रिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश का समर्थन वहां के आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती उसकी कोशिश कर रहे हैं। इसका ये ताज़ा तरीन उदाहरण है। ये देखिए, ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं, कदीमी मुस्लिम कब्रिस्तान हौज खास गांव,
ये उस डियर पार्क की जगह पर लगा है जो डीडीए की जगह है डियर पार्क की। ये देखिए सौजन्य से ये मिटा दिया गया है। ये नाम है सोमनाथ भारती, प्रिय विधायक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के मालवीय नगर से, जो अरविंद केजरीवाल के बहुत खासम खास हैं। इनका काम है लैंड जिहादियों के द्वारा डीडीए की जगह, सरकारी जगह, हरा भरा स्थान, लोगों के खेलने कूदने की, वहां पर सैर करने की जगह पर कब्रिस्तान बनाने की साजिश लैंड जिहादियों के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा, उनके विधायक के द्वारा की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड, जिसने 4 अगस्त 2014 को दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा है कि डिमार्केशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज बेरिंग खसरा नंबर 261 एंड 262, 261 नंबर खसरा, 262 नंबर खसरा हौज खास गांव का, जो कि वक्फ बोर्ड के कब्रिस्तान की जगह है, उसको वक्फ बोर्ड दिल्ली सरकार को पत्र लिख रहा है कि आई हैव टू स्टेट दैट द लैंड बियरिंग खसरा नंबर 261 एंड 262 situated at village हौज खास दिल्ली are duly notified by virtue of gazette notification dated 16 अप्रैल 1970। 16 अप्रैल 1970 को ये जगह दिल्ली सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड के दी गई, कब्रिस्तान के लिए दी गई। इट इज पॉइंटेड आउट दैट लीगल नोटिस हैज बीन सर्व्ड upon the Delhi Waqf Board to liberate the above said land from the encroached land grabbers and the restore the same to the public issue। ये वक्फ बोर्ड की एप्लीकेशन है, वक्फ बोर्ड की डिमांड है और इसी जगह को सोमनाथ भारती के लेफ्ट और राइट आम आदमी पार्टी के नेता लियाकत और मकसुद्दीन उस पर उस वक्फ बोर्ड की कब्रिस्तान की जगह पर कब्जा करते हैं और फिर डियर पार्क, जो जनता के लिए है, मालवीय नगर में रहने वाले रिहायशी लोग, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो वहां पर सैर करने जाते हैं। अब वो चले हैं उस डियर पार्क पर कब्जा करने के लिए, कब्रिस्तान बनाने के लिए। ये एक दिल्ली में आम आदमी पार्टी के काम करने का एक तरीका कि पहले सत्ता हासिल करो। अमातुल्लाह खां वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया, उन्होंने दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद फतेहपुरी मस्जिद के नीचे चलने वाले प्राइमरी स्कूल, जो कि मुसलमान बच्चों के पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए होनी चाहिए, उस जगह को उन्होंने स्कूल हटाकर दुकानें बना दी, वहां से पैसा उगाही की, उसको राजनीतिक रसूख के लिए इस्तेमाल किया। उसी तरह से यहां पर जो कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड की जगह पर है, उस पर आम आदमी पार्टी के विधायक के गुर्गों ने, उनके खास ने कब्जा किया, बिल्डिंग बनाई और अब नया कब्रिस्तान लोगों के सैर करने वाली जगह डियर पार्क पर किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी बताएं, क्या यही आपका काम करने का मॉडल है, एजेंडा है कि आप अपने विधायकों को आपने खुली छूट दे रखी है, कब्जे करो, भ्रष्टाचार करो, लैंड जिहाद करो, कुछ भी करो, हमारे पास गुलाबी नोटों की गड्डियां आनी चाहिए। यही मकसद आज अरविंद केजरीवाल का और उनकी सरकार का रह गया है। ये विषय बहुत ही ज्वलंत है, मालवीय नगर की जनता के अंदर बहुत ही रोष है और इसलिए आज जनता के बीच में, लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल, आखिर आप भ्रष्टाचार में इतना डूब गए कि आपने लोगों की जो जमीन है, जो पार्क की जगह है, उस पर भी आपने लैंड जिहादियों के द्वारा कब्जा शुरू करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आप देख रहे थे दिल्ली बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आदेश गुप्ता इसको संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिल्डिंग और लैंड माफिया जो है उसका बोलबाला है और लैंड जिहाद का इन्होंने नाम दिया और कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में अब डियर पार्क पर कब्रिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है और उसके साथ ही साथ बिल्डिंग माफिया को सोमनाथ भारती का संरक्षण प्राप्त है, उन्होंने खुला आरोप लगाया। तो फिलहाल वापस लौटते हैं अपनी चर्चा पर। हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विनीता हरिहरन बीजेपी से, विजय कौशिक कांग्रेस से और राजगोपालन जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। हमारे साथ में जो अभी विनीता जी ने जो अपनी बात रखी उस बात को वहीं से शुरू करते हैं और विजय कौशिक जी के पास आते हैं। विजय कौशिक जी, आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने बताया कि पिछले काफ़ी समय से, और हमने अपनी स्टोरी में भी बताया कि 200 से ज़्यादा आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। उसके बावजूद जो तुष्टीकरण की राजनीति है कांग्रेस वो कहीं ना कहीं करती हुई दिखाई देती है। अब भी आपको लगता है कि आरएसएस कार्यकर्ताओं की के ड्रेस की जो उसका जो खाकी पैंट है उसको जलाते हुए पोस्टर लगाने की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि पीएफआई को अभी भी सामाजिक संगठन बताए जाने की जरूरत है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, सबसे पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि आज की समय में जो खाकी निक्कर है वो आरएसएस का गणवेश नहीं है। और उस पोस्टर को आप गौर से देखिए, उसमें लाल बेल्ट बंधी हुई है उस निक्कर में। तो लाल बेल्ट भी आरएसएस के गणवेश में कभी भी शामिल नहीं थी। जिस समय एक खाकी निक्कर चला करता था उस समय काले रंग की बेल्ट का प्रचलन था या ब्राउन कलर की बेल्ट का प्रचलन था, लेकिन लाल रंग की बेल्ट का प्रचलन नहीं था। फिर जिस खाकी निक्कर का त्याग खुद आरएसएस ने कर दिया, खुद अपनी तरफ से एक तरीके से उसमें आग लगा दी, तो अगर कांग्रेस एक ऐसा पोस्टर लगा रही है तो उससे भाजपा को ऐतराज क्यों है? भाजपा पहली बात को ऐतराज, चलिए आप अपनी पहले बात पूरी भाई, ऐतराज होना चाहिए था आरएसएस को। आरएसएस ने भी खुद कह दिया कि बात पूरी कर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे जी। और आरएसएस ने भी कह दिया उनका गणवेश नहीं है, और कांग्रेस ने भी स्पष्ट कह दिया है इस मुद्दे पर कि ये कोई निक्कर नहीं है, हम केवल एक विचारधारा को प्रदर्शित करना चाहते हैं। अब भाई, खाकी ड्रेस तो जो है पुलिसकर्मियों की भी होती है और अफसरों की भी होती है, सब एक जैसे नहीं होते। तो स्पष्ट करेंगे कि आखिर वो किसकी निक्कर जला रहे थे, किसकी विचारधारा जला रहे थे? हाँ जी, ये खाकी निक्कर एक तरीके से ताकत को प्रदर्शित करता है। एक ताकत जब निरंकुश हो जाती है, बेलगाम हो जाती है और उसके चलते देश की जनता का, यानी कि मनमन भावे मूड हिलावे, आपने खाकी निक्कर जलाई भी और उसको कहने का साहस भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम उस विचारधारा को जला रहे हैं। और अब चलिए, आपने वो विचारधारा जलाई तो जब आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है उसकी भर्त्सना क्यों नहीं की जा रही है? अब उसकी बात बताता हूं। देश में अगर कहीं किसी भी आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या हो रही है तो ये बड़ा दुखदाई है, और कहीं ना कहीं अब मैं इसके लिए बीजेपी को जिम्मेवार मानता हूं। क्योंकि ये वही पीएफआई है जिसके ऊपर शाहीन बाग में आरोप लगे कि भाई ये सारी फंडिंग कर रहे हैं, वहां पर उत्तर प्रदेश में दंगे फसाद कराने के आरोप लगे, और हमने बार बार सरकार से मांग की थी कि भाई अगर ये आतंकी संगठन है इसको बैन किया जाए और इससे जो भी लोग जुड़े हुए हैं आप लोग तो उसको सामाजिक संगठन बता रहे थे। आप तो उसको सामाजिक संगठन बता रहे थे विजय कौशिक जी। आप लोग उसको सामाजिक संगठन बता रहे थे। जिस तरह से अभी आपने कहा कि वो निक्कर पता नहीं किसकी थी, वो एक सत्ता को दर्शाती है, खुलकर ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि वो जो हमने निक्कर जलाई, यानी कि मनमन भावे मूड हिलावा आपने कह दिया। अब जब फंसते हुए नजर आ रहे हैं, चलिए आर राजगोपालन जी को इसके साथ जोड़ते हैं। आर राजगोपालन जी, आपने विजय कौशिक जी को सुना, उन्होंने कहा कि वो निक्कर आरएसएस की नहीं थी, लेकिन खुलकर इस बात का खंडन भी नहीं किया कांग्रेस ने कि वो आरएसएस की नहीं थी। नहीं सुशील जी, जो कांग्रेस के बारे में बात नहीं करना अच्छा उचित रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस अभी आपका प्रवक्ता ने भी केरला को अलावा घुमा रहे। केरला सब्जेक्ट है, केरला मैटर जी। केरला में आरएसएस लीडर श्रीनिवासन पालक्काड में पिछले अप्रैल में दिगांत किसी ने शूट कर दिया है, किसी ने मार दिया है। 27 लोग पीएफआई वर्कर्स अरेस्ट किया है। इसके बारे में राहुल गांधी ने चुप्पी चांदी क्यों करा है? राहुल गांधी का पाद यात्रा कह रहे, क्योंकि वो तुष्टीकरण एक हिंदू विरोधी संगठन कांग्रेस है केरला में, क्योंकि एक पर्टिकुलर संगठन के लिए वो सपोर्ट करती है। सेकंड थिंग, मुझे लगता है जो एसआईटी ने आज की चार्जशीट फाइल किया है 26 लोगों को खिलाफ, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जब हम बात कर रहे हैं, मैं पूरी की पूरी कागज हमारा पास है। इस 26 लोगों में
26 को 26 एक पर्टिकुलर समुदाय का है। ये क्यों श्रीनिवासन को पीछे पड़ा है? इसको कांग्रेस क्यों कंडम नहीं करती है? जी पूछेंगे आरएसएस निककर, उसको नीचे क्यों 145 दिन रखा है? कांग्रेस प्रवक्ता ने उसको स्पष्टीकरण करना चाहिए जी। जो निक्कर को नीचे 145 दिन क्या है? उसको बीच में आरएसएस खत्म हो जाएगा क्या? ऐसे पोस्टर में एक पर्टिकुलर समुदाय का आग लगाने के लिए कोशिश कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस का जी इसका जवाब ले लेते हैं विजय कौशिक जी। एक सेकंड कांग्रेस अभी राहुल गांधी वायनाड से एमपी है। केरला में कम से कम 200 लोग आरएसएस लोगों को मरवा दिया है। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का हिंदू लोगों को मार रहे हैं पीएफआई। इसको ऊपर कांग्रेस को स्पष्टीकरण करना चाहिए, राहुल गांधी का स्पष्टीकरण करना चाहिए, क्योंकि वो मौनी चुप्पी रहना ठीक नहीं है। ये एक पर्टिकुलर समुदाय को वोट बैंक पॉलिटिक्स को वास्ते जी एक पर्टिकुलर समुदाय को खिलाफ एक पर्टिकुलर समुदाय का अपने सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट करते हैं जी। एक दुविधापन है जी। सेकेंड, राहुल गांधी अगले 2024 में पालकाड में कंटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उधर हिंदू खिलाफ कांग्रेस हो गया करके प्रचार हो गया। वो तमिलनाडु में नहीं तो कर्नाटका में घुसना। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं विजय कौशिक जी से। विजय कौशिक जी, समय लगभग समाप्त हो गया, बहुत संक्षेप में चाहेंगे। राहुल गांधी आखिर क्या वजह है, खंडन नहीं कर रहे हैं? तुष्टीकरण की जो राजनीति है कहीं उस पर उसके भाव पर कहीं कोई दिक्कत ना आए इसलिए? कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि किसी की भी हत्या होती है तो चाहे वो आरएसएस का कार्यकर्ता हो, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे आम आदमी हो, उसके दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ, ये केंद्र की निकम्मी सरकार कर क्या रही है? अगर 200 से ज्यादा सरकार निकम्मी जो कर रही है, जो आप उसको निकम्मा बता रहे हैं, आप तो भर्त्सना भी नहीं कर रहे हैं। बात राजनीति की हो रही है, एक्शन पे नहीं बात हो रही है, बात राजनीति की हो रही है। आपने तो एक शब्द भी नहीं कहा और आप कह रहे हैं कि सरकार निकम्मी है। आपको अपने मुंह से भर्त्सना करने में दिक्कत हो रही है, आप सरकार को निकम्मा बना रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिसकी जांच एनआईए से करानी चाहिए सरकार को। अरे साहब, आप उसकी भर्त्सना तक नहीं कर पा रहे हैं, आप कर रहे हैं एनआईए से जांच कराइए, सीबीआई से जांच कराइए। चलिए इस चर्चा को विराम देंगे यहीं पर। विनीता हरिहरन जी, बहुत शुक्रिया आपका, और आर राजगोपालन जी आपका भी शुक्रिया, विजय कौशिक जी आपका भी शुक्रिया। और निश्चित तौर पर वास्तव में मैं इसमें समय हमारे पास बहुत कम रह गया, लेकिन हम विनीता हरिहरन जी से एक सवाल दरअसल पूछना चाहते थे। विनीता हरिहरन जी, जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति, मैं बहुत चाहूंगा कि संक्षेप में जवाब दें, जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति केरल में चल रही है और एक के बाद एक आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, किस तरह से देखती है? क्या इसका किस तरह से इस पर रिवर्ट बैक करेगी बीजेपी? क्या कुछ करेंगे कार्यकर्ता? कैसे इस लड़ाई को लड़ेगी? या एब्सोल्युटली, इसको बहुत ही गौर तरीके से लेना होगा ये बात, क्योंकि इट इज हैंड इन ग्लव। जो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस की डिपार्टमेंट और फायर फोर्स की डिपार्टमेंट से भी हैंड इन ग्लव है ये सब। तो इसकी जो निकल आ रही है, जो एविडेंस निकल आ रही है, इट विल डेफिनेटली नेशनल लेवल पे ये ले जाएगी ये टॉपिक, और ये डेफिनेटली देयर विल बी एन एक्शन अगेंस्ट पीएफआई। इट्स हाई टाइम जो पीएफआई के अगेंस्ट जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिक्लेयर होनी चाहिए पीएफआई। कार्यकर्ताओं में कैसे दम भरेंगे? दरअसल मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो चीजें हो रही हैं, किस तरह से कार्यकर्ताओं में के अंदर एक जो आत्मसंतोष का भाव, लड़ने का भाव जो लेकर आते हैं, वो कैसे लाएंगे? जी एब्सोल्युटली, जो अभी जो अरेस्ट हुई है वही एक आत्मविश्वास देने वाली बात है। जो अबू बकर की जो अरेस्ट हुई है और उनकी जो डिटेल्स निकल आई है, वो वैलिडेट करती है जो बीजेपी और आरएसएस की स्टैंड है, जो पीएफआई और एसडीपीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की जो ग्रास रूट लेवल पे जो काम हो रही है। चलिए बहुत शुक्रिया विजय कौशिक जी। आप लोग एक भर्त्सना तो कर नहीं सके, एक शब्द मुंह से निकलता नहीं है, उसके बाद फिर केंद्र सरकार पर कह रहे हैं। तो चलिए अब चर्चा को समाप्त करेंगे। विनीता जी आपका शुक्रिया, आर राजगोपालन जी आपका शुक्रिया, विजय कौशिक जी शुक्रिया। चर्चा को यहीं विराम देंगे, इसको समाप्त करेंगे। लेकिन दरअसल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार जो है वो कोई कार्य नहीं कर रही है, आपकी तरफ से तो साहब कोई इस पर भर्त्सना तक नहीं की गई, कोई जवाब तक नहीं आया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे पंजाब के सियासत की। लेकिन पंजाब की सियासत क्या दिल्ली के मॉडल पर चल रही है, ये एक बड़ा सवाल हो रहा है।
कि आखिर अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विधानसभा के विशेष सत्र में लाएंगे विश्वास मत, लेकिन क्यों लेकर आएंगे विश्वास मत, ये एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। सरकार वहां उनकी खतरे में नहीं है। 22 सितंबर के विश्वास मत में मान सरकार अपने सरकार के खिलाफ हो रही तथाकथित साजिशों की चर्चा करेंगे। पंजाब की 92 सदस्यीय आम आदमी पार्टी को 2 सदस्यीय बीजेपी से खतरा है। क्या ऐसा संभव है? ये सोचने की बात है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पार्टी उनके 10 विधायकों को तोड़ना चाहती है। इसी तरह के आरोप वो दिल्ली में लगा रहे थे और दिल्ली में भी इसी तरह का सत्र लेकर आए थे। दिल्ली में शराब नीति घोटाला सामने आने पर केजरीवाल सरकार ने भी विशेष सत्र बुलाकर हासिल किया था विश्वास मत। जहां पर तगड़े बहुमत से सरकार चल रही हो, पूर्ण बहुमत से सरकार चल रही हो, वहां विश्वास मत का क्या मायने है? विपक्षी दलों का आरोप है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिरी पंजाब सरकार लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाना चाहती है। कर्ज के बोझ तले दबे राज्य का खजाना केजरीवाल की फ्री बी की गारंटी लागू करने से अब भाग रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब की फ्री बी की चर्चा हिमाचल और गुजरात में तो करती है, लेकिन यहां यानी पंजाब में उसे लागू करने में आनाकानी कर रही है। केजरीवाल विश्वास मत का मॉडल पिछले दिनों झारखंड सरकार लेकर आई। दावा किया गया कि जनता को उनकी सरकार पर है पूरा भरोसा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विपक्ष कभी अविश्वास प्रस्ताव लाया ही नहीं, तो फिर ऐसे विश्वास मत के क्या है मायने? तो एक नई तरह की राजनीति दरअसल शुरू की है कि सत्ता पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई अविश्वास नहीं है, न विपक्ष की तरफ से अविश्वास मत लाया गया है, विश्वास मत लाने की बात कही जा रही है। बावजूद उसके सरकार खुद विश्वास मत लेकर आ रही है और जो प्रचंड बहुमत में सरकारें हैं वो विश्वास मत ला करके अपनी ही बात, दरअसल कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये चर्चा से भटकाने की बात है। इसको समझते हैं हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ी हुई। आकांक्षा, क्या ये विश्वास मत का जो पूरा खेल है दरअसल असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश है? जी निखिल, बिल्कुल सही कहा आपने कि असल मुद्दों से भटकाने की एक ये पूर्ण कोशिश है कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी ने वायदे करे थे, जो एक उनका शासन चल रहा है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। डिबेट करने के लिए जो है कोई ना कोई नई चीज वो सामने ले आते हैं। अब 22 सितंबर को जो है उन्होंने एक स्पेशल सेशन को बुलाया गया है और उसमें ना तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो किसी भी पार्टी ने दिखाया है, ना ही किसी तरीके का उनका कोई इस तरीके का कुछ विश्वास मत जो है वो उसको चैलेंज करने के लिए कोई बात आगे आई है। पर ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और ये क्या सब कुछ दिल्ली की तर्ज पे ही करना चाहते हैं? दिल्ली एक अलग तरीके का स्टेट है, पंजाब अलग तरीके का है। अब दिल्ली में करा तो यहाँ पे भी करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं देखने में ये लग रहा है कि ये जो इलेक्शंस हैं आगे डिफरेंट स्टेट्स में, वहां पे शायद ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, वो कहीं इधर उधर नहीं जा सकते हैं। क्योंकि इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि दूसरी पार्टी के जो एमएलएज हैं उनको खरीदा जा सकता है, वो इधर उधर जा सकते हैं, पर हमारे आम आदमी पार्टी जो है वो कट्टर आम आदमी पार्टी के ही हैं। और कहीं ना कहीं इसको प्रूव करने के लिए जो है ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज जो 22 सितंबर को वो करेंगे, ये हो रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी निखिल कि इन्होंने इस बारी जब पहला सेशन किया था तो बजट का तो पेपरलेस था, उसमें कुछ 25-26 लाख रुपए जो है वो इन्होंने सरकार ने पेपरलेस होने की वजह से जो है उसका वो नहीं हुआ था, उसका एक्सपेंडिचर नहीं हुआ था। तो अब देखा जाए तो ये एक नया सेशन एक दिन का भी है, तो उसमें एक्सपेंडिचर तो होगा, एक तरीके से एक बाहर तो पड़ेगा ही सरकार के ऊपर। और वैसे भी देखने में आ रहा है कि पंजाब में जो है जितना खर्चा है उतनी आमदनी नहीं है। और अभी थोड़े दिन पहले भी हमने देखा था कि कर्मचारियों की जो वेतन था वो भी लेट हो गया था। तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला राज्य बन चुका है पंजाब, और वहां पर इस तरह की सियासत, ये बात थोड़ा समझ से परे है। क्योंकि अगर थोड़ा बॉर्डर लाइन का मामला होता, 92 एमएलएज के साथ में सत्ता में काबिज है इस वक्त आम आदमी पार्टी 117 के विधानसभा में, किस तरह से आप देखती हैं कि ये दरअसल कहीं ना कहीं जो ध्यान भटकाने की कोशिश तो है ही, उसके साथ ही साथ इसका जो मैसेज है वो दूसरे स्टेट्स में भी देना चाहते हैं? क्या कुछ आम जनता इसके बारे में सोचती है?
जी, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी भी पंजाब के लिए कुछ भी, पंजाब सेंट्रिक तो कुछ भी करने के लिए अभी नहीं ऐसे कोई कदम उठा रही है। ज्यादा ध्यान तो उनका ये होता है कि दिल्ली मॉडल को जो है यहाँ पे लागू कर दे, या फिर अब जैसे आपने कहा कि और स्टेट्स में इलेक्शंस हैं, वहां पर कुछ ना कुछ प्रूफ करने के लिए आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब का सहारा ले रही है। अगर मुद्दे तो बहुत सारे हैं, अगर सेशन बुलाना है तो बहुत सारे मुद्दे हैं निखिल जिनके ऊपर सेशन बुलाया जा सकता है। ये बहुमत जो है ये तो कहीं से भी चैलेंज नहीं हो रही थी, तो इसको बुलाने के लिए तो मेरे ख्याल से कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा एमएलए इनके पास है। बाकी सारे एमएलए के देखा जाए तो उसके हिसाब से तो, और बीजेपी के एमएलए तो सिर्फ 2 हैं, तो बीजेपी तो किसी भी तरीके से कुछ भी करने के बावजूद भी कहीं से भी इनको कोई इस तरीके का वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है इनको कोई, अभी तक इनको कोई चैलेंज कैसे हुआ है इनको, वाई दे हैव कम, ये बहुत ही बिना, ये कुछ इसका सेंट्रिक, ये पंजाब सेंट्रिक नहीं है, ये तो फॉर श्योर है। जी, बहुत जल्दी से आपसे समझना चाहेंगे कि राजनीतिक दल और आम जनता किस तरह से रिएक्ट कर रही है इस पर। जी, अभी तो इस मामले में अभी तो जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है उसके ऊपर आम जनता की बात कहें तो बीजेपी ने अभी अपना मेमोरेंडम भी रखा था, उन्होंने वो जाकर गवर्नर से मिले थे, क्योंकि कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि लोटस ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है, पर कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है। इन्होंने कहा, इन्होंने एलिगेशंस लगाई कि हमारे इतने एमएलएस को जो है पैसे देने की कोशिश की गई, पर जहां पे अगर किसी एविडेंस की बात करी जाए, प्रूफ की बात करी जाए तो कुछ भी नहीं है। तो आम जनता तक तो ये मैसेज जा ही रहा है कि ये फिजूल की एक्सरसाइज है। बिल्कुल, हवा हवाई दावे हैं ये, हवा हवाई दावे हैं ये, आम जनता को मैसेज निश्चित तौर पर जा रहा है। जब बीजेपी के सिर्फ 2 विधायक हैं, 92 विधायकों के साथ में अगर आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि बीजेपी उनको तोड़ना चाहती है तो यह हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आकांक्षा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बताएंगे आपको कि किस तरह से बदल रही है कश्मीर में बयार। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और किस तरह से कश्मीर की तस्वीर बदल रही है, धारा 370 हटने के बाद किस तरह से विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है कश्मीर, इसकी एक बानगी आज देखने को मिल रही है। 32 साल बाद कश्मीर में सिनेमा की वापसी हो रही है। 90 के दशक तक वादी केवल फिल्म शूटिंग के लिए ही मशहूर नहीं थी, बल्कि बॉलीवुड फिल्मों की दीवानगी भी यहाँ बेहद खास थी। श्रीनगर के रीगल, खयाम, फिरदौस, नाज, नीलम, शिराज, पैलेडियम, ये कुछ खास सिनेमा हॉल थे जो हमेशा खचाखच भरे रहते थे। 1989 में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का पहला निशाना वादी के ये सिनेमा घर बने। ये सबसे पहले इन्हीं पर निशाना बनाया गया। आतंकियों ने बंदूक के जोर पर सभी सिनेमा हॉल्स बंद कराकर कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट की। इससे अर्थव्यवस्था पर बड़ा नुकसान हुआ। लंबे अरसे बाद आज श्रीनगर में लोगों को बड़े पर्दे पर सिनेमा देखने का सपना पूरा हुआ है। श्रीनगर में सपना पूरा हुआ है बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का। LG मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में इस सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया है। बेहद महत्वपूर्ण रहा है ये उद्घाटन। कश्मीर के कई जिलों में बन रहे हैं मल्टीप्लेक्सेस। कल पुलवामा और शोपियां में 2 सिनेमा हॉल्स का उद्घाटन हुआ था। तो कुल मिलाकर एक बड़ी सीरीज बन रही है वहां पर सिनेमा हॉल्स की, मल्टीप्लेक्सेस की। हिंदी सिनेमा का बेस्ट लोकेशन माने जाने वाला कश्मीर कभी देश विदेश की फिल्मों की शूटिंग के लिए जाना जाता था, लेकिन आतंकी साजिशों ने इस उद्योग को खत्म करके लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया था। अब ये बेरोजगारी भी दूर हो रही है और लोगों के सपने भी सच हो रहे हैं। आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता की वजह से कश्मीर में टूरिज्म को लगा था धक्का, तो बंद हो गई थी सिनेमा की गतिविधियां। और अब आर्टिकल 370 हटने के बाद बदले हालात में कई शहरों में मल्टीप्लेक्सेस का हो रहा है निर्माण। कई लोगों ने इस व्यवसाय में किया है निवेश। तकरीबन करीब 3 दशक के बाद कश्मीर में सिनेमा की फिर से वापसी हो रही है। ये एक
बड़ी खबर है कश्मीर से। अब आर्टिकल 370 हटने के बाद बदले हालात में कई शहरों में मल्टीप्लेक्सेस का निर्माण हो रहा है और ये एक बड़ी खबर है। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा, आइए सबसे पहले उनको सुनते हैं। अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है और इसलिए मैं समझता हूँ कि विज्ञान अगर खोज है तो कला उसकी अभिव्यक्ति है। सिनेमा के इन्वेंशन के पहले दास्तान गोई किताबों के माध्यम से लोग नई नई कहानियों और नई नई जगहों के बारे में, नई संस्कृतियों के बारे में सुनते थे। यह समझना जरूरी है कि वो सिर्फ कहानियां नहीं सुनते थे, बल्कि शब्दों को सुनकर वो अपने दिमाग में एक चित्र बनाते थे, एक कल्पना करते थे, इमेजिन करते थे। और आइए सुनते हैं कि आम लोगों का क्या कुछ कहना है कश्मीर में जब सिनेमा घर खुलते हैं। तो एक तो थिएटर खुलेगा, एक सिनेमा खुलेगा, दूसरा यह है कि मल्टीप्लेक्स खुलेगा, जो कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में मुल्क का तीसरा चौथा ही ब्रांच है जिस लेवल का यह ब्रांच खुलने जा रहा है। और इसका इंटेंशन यह है कि कश्मीर घाटी में गुज़श्ता 32 वर्षों के दौरान जो थिएटर सिनेमा क्लोज कर दिए गए हैं उसकी वापसी इस मिनी थिएटर से शुरुआत की जा सकती है। और हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा, सिनेमा घरों का खुलना कितनी बड़ी घटना कश्मीर के लिए, किस तरह से इसका विस्तार देंगे आप, इसको किस तरह से इसका विश्लेषण करेंगे? तो आप कह सकते हैं कि ये बदली फिजा की एक नई सुगबुगाहट है जो कश्मीर में। आज सिनेमा की बात आप करते हैं तो आप ये याद कीजिए कि 70 के दशक में, 80 के दशक में आपके हिंदी फिल्मों के जितने भी लोकेशन थे उस म्यूजिक के, चाहे वो शम्मी कपूर हो, राजेश खन्ना हो, अमिताभ बच्चन हो, सारे फिल्मों के आपके उस म्यूजिक के अगर आप आज भी देखते होंगे उस रूपहले पर्दे पे तो आप कहीं ना कहीं वो कश्मीर के ही वो सीन आपके साथ सामने में होगा। तो ये कश्मीर किस तरह से इस देश में और खास करके बॉलीवुड के लिए इम्पोर्टेंट था, आप इस बात को महसूस कर सकते हैं। ये कोई भी सिनेमा बगैर कश्मीर के लोकेशन से आपकी पूरी होती नहीं थी। और उस कश्मीर में किस तरह से एक साजिश हुआ कि आप वो देखिए कि 90 की दशक आते आते एक बार आतंकी संगठन ने इस बात को एक तरह से कहा कि ये अन इस्लामिक है और कश्मीर में सिनेमा को, पूरे उद्योग को उसने एक तरह से टारगेट बनाया। और उसको उद्योग को टारगेट बनाने के हिसाब से देखिए कि श्रीनगर में कम से कम दर्जन से ज़्यादा सिनेमा हॉल थे जो आप अपनी रिपोर्ट में सबका नाम बताए थे। अब आप देखिए वहाँ के जो टूरिस्ट जाते थे, लोकल थे, उनके लिए सिनेमा एक बहुत इंपॉर्टेंट होता था कश्मीर में। आप डल लेक के लोकेशन में वो सिनेमा रीगल, इस तरह के कई अच्छे अच्छे सिनेमा हॉल जो थे वहाँ पे, वो कश्मीर के जो खूबसूरती है उसमें एक और चार चांद लगाता था। तो इसके हालत में अब हुआ क्या कि उसने जैसे ही मिलिटेंट आउटफिट ने वहाँ, जैसे इसको जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट थे उसका वो आया वो दौर, तो उस दौर में आते ही उसने सबसे पहले सिनेमा हॉल को बंद कर दिया। उस सिनेमा हॉल के बाद आप देखिए कि ये साहस क्यों नहीं हुआ कि इतनी सरकारें आई, फारूक अब्दुल्ला की सरकारें आई, महबूबा की सरकारें आई, कई सरकारें आई, लेकिन उसने उस सिनेमा हॉल को खोलने की किसी ने हिमाकत नहीं की। लेकिन ये प्रोसेस कब से शुरू हुआ कि इसको मैं इंटरेस्टिंग एक उसके बैकग्राउंड बताता हूँ निखिल, कि जब पहले 2019 की बात है लगभग कि वहाँ पे क्राउन प्रिंस ने सऊदी अरबिया में जब एक तरह से एक नई उन्होंने एक पहल की और उन्होंने कहा कि सऊदी अरबिया में जो सिनेमा हॉल और इन सारी चीज़ों को बंद किया गया है उसमें एक नई शुरुआत करते हुए उन्होंने सऊदी अरबिया में एक दरवाज़ा खोला, एक विंडो खोलते हुए वहाँ इंटरटेनमेंट के लिए भी काफ़ी लोगों को मौका मिला, वो सिनेमा हॉल देखने में जाने लगे, अपनी रुचि दिखाने लगे। तो यही चीज़ आते आते 2019 में एक प्रक्रिया शुरू हुई कि भाई क्यों नहीं यहाँ भी सिनेमा हॉल खोले, जब सऊदी अरबिया में खोलने की बात कही जा रही है तो कश्मीर में क्यों नहीं। तो अब यह जब यह सिनेमा हॉल खुला तो अब खोलने की बात हुई तो हुर्रियत ने सबसे पहले इसका विरोध किया था। सारे जितने मिलिटेंट आउटफिट के साथ पोस्टर लगे और हुर्रियत के लोगों ने इस बात को कहा कि हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि कश्मीर की जो फिजा है उसके, कश्मीर की जो अपना सामाजिक एक ये बना हुआ है ताना बना, उसको इस सिनेमा आते हुए बिगाड़ देगा। एक नैरेटिव बना गया और इस नैरेटिव के कारण फिर किसी ने सरकार ने हिम्मत नहीं की। लेकिन कहते हैं ना कि मनोज सिन्हा ने जो बात कही, मैं उन्हीं की बात को दोहराता हूँ कि पीस जो है वो खरीदी नहीं जाती है, पीस स्थापित की जाती है। तो ये आप यार देखिए कि ये सबसे बड़ी बात यही हुई है इस दौर के डेवलपमेंट कि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद जो आप पीस जो यहाँ पे स्थापित हुई है, इसका नतीजा है कि आज कश्मीर में ये मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं। ये श्रीनगर का पहला सिनेमा हॉल आज शुरू हुआ है। तो एक ये नई तस्वीर जो आपके सामने में है वो एक नए दौर का आगाज करता है निखिल। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो कहा जाता है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो उसको करके
दिखाया गया है मनोज सिन्हा की अगुवाई में। किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो सिनेमा है कश्मीर में, घाटी में, ये लोगों की हसरतों को पूरा करेगा? अर्थव्यवस्था में तो जो बदलाव लाने की बात है वो तो है ही, किस तरह से एक मैसेज देगा कि घाटी में, कश्मीर में 370 हटने के बाद नॉर्मलसी आ रही है और अब लोग सिनेमा देख रहे हैं, पर्यटन बढ़ रहा है, तमाम विकास की जो रफ्तार है वो धार पकड़ रही है, तेज हो रही है। निखिल, अब आप जाएंगे जब कश्मीर, आप किसी डल लेक पे आप जाएंगे, शिकारा चलाने वाला हो या वहाँ पे वो हाउस बोट वाला हो, वो आपको कोई ना कोई एक फिल्म का वो पुराना संस्मरण आपके सामने में रखेगा। उस शम्मी कपूर की यादें आपको सामने रखेगा, दिलीप कुमार की बात कहेगा, शशि कपूर की बात करेगा, अमिताभ बच्चन की बात करेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री की एक तरह से वो एक बना हुआ था, एक सेंटर बना हुआ था और वो हर आदमी अपने को एसोसिएट करता था। आप जान सकते हैं कि कश्मीर में जो एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटीज वहाँ कम थी सरकारी नौकरियों के अलावा, तो वहाँ सिनेमा उद्योग जो है वो बड़े तबके को एक बड़ी तरह से रोजगार का मुहैया करता था। खास करके बात निखिल, हम लोग ये बात भूल चुके हैं कि कश्मीर जो है, आप देखिए कि पिछले 3 दशक हमारी जो पीढ़ियां होगी वो भूल चुके होंगे कश्मीर में कोई सिनेमा, थिएटर, आर्टिस्ट या आर्ट जैसा भी कोई चीज़ें होगी। तो मैं उनको याद दिला दूं कि कश्मीर में इतने थिएटर एक्टिविटीज़ थी कि बॉलीवुड के कम से कम ज़्यादा जो स्क्रिप्ट राइटर थे या सीरियल्स के राइटर थे वो या थिएटर आर्टिस्ट, डायरेक्टर थे, वो कश्मीर से ही आते थे। लेकिन उस परंपरा को एक तरह से पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो ये आज जो मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि कश्मीर की जो अपनी रिवायत है, जो कश्मीरियत की शानदार एक परंपरा है, उस परंपरा को भी एक बल मिलेगा और संस्कृति को, कला को एक बार फिर से निखरने का मौका मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि इसके साथ हजारों हजार लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी है, जो रोजगार मिलेगा, तो वो भी एक नए कश्मीर में एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक नया सौगात मिला है आज ये श्रीनगर में सिनेमा हॉल खुलने से। निखिल, बिल्कुल, तो कश्मीर को नई सौगात मिली है, नई शुरुआत हुई है कश्मीर में। बहुत शुक्रिया विनोद जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और कश्मीर इसी तरह से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा, ऐसा हम सबको विश्वास है, हम सबका हौसला है। और इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को ख़त्म करें, जब बात कश्मीर की हो रही है, कश्मीर में फिल्मांकन जो हुआ है उसकी बात हो रही है, तो एक आपको गाना सुनाते हैं, दिखाते हैं कश्मीर की कली फिल्म का। आप इसको देखिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने